सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित वे प्रश्नोत्तर हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन जो वर्ष 1924 में हुआ था, उसी में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए कि महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में वर्ष 1924 में चुना गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वह 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई दोस्तों? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वह 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर हुई। किसके नेतृत्व में हुई? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भक्खाना के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो दोस्तों, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी ये आप जानते ही हैं, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भक्खाना के नेतृत्व में। जबकि अगर पूछा जाए आपसे कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वही थे सोहन सिंह भक्खाना जी। इनका और लाला हरदयाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस पार्टी की स्थापना में दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? यह कई एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है दोस्तों। पीसीएस 2013, 2015, 2017 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यह आने वाले एग्जामिनेशंस की दृष्टि। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में एकजुटता देखने को मिलती है दोस्तों। तो याद कर लीजिए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो दोस्तों, वही जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर इसे एक संयुक्त समिति के रूप में स्थापित किया। तो याद रखिएगा, जो लखनऊ का अधिवेशन था वर्ष 1916 में, उसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो स्थापना की थी वह महाराष्ट्र में की थी। होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 ईस्वी में कहाँ किया था? पूना में इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? यह भी पूछा जा चुका है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की। तो याद रखिएगा कि सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। जबकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों, इन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? मार्च 1916 में। कभी कभी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में से सबसे पहले किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने मार्च 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल जी इसके प्रथम सचिव थे। याद रखिएगा, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछा गया है और एसएससी 2015 में यह पूछा गया था। सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जब महात्मा गांधी जी ने भारतीयों का आह्वान किया ब्रिटेन का साथ देने के लिए, तो उन्हें
एक अंग्रेजी सर्जेंट बोला गया या भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो आप सभी जानते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ष 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो आप सभी जानते हैं राजकुमार शुक्ला ने बिहार के किसानों का नेतृत्व किया, और किसानों के आग्रह पर जो राजकुमार शुक्ला जी थे वह महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं, आग्रह करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था। दोस्तों यह कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, इसलिए याद करिएगा। सत्याग्रह भारत में भी उन्होंने कई बार किया, लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो महात्मा गांधी ने किया है वह कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? मैंने आपसे कहा ना, गांधी जी ने कई बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तब आपका जवाब होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। जब पूछा जाए कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका। और जब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंपारण, बिहार में। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर जब गांधी जी बिहार गए तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह अपनाया। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया। अगला प्रश्न है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण का आंदोलन वर्ष 1917 में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो आपको पता है तीन-कठिया प्रथा, जो 3/20 भाग वाली प्रथा थी, तीन-कठिया, उस प्रथा को अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि इससे किसानों का बहुत अधिक शोषण होता था और इसी से किसान क्षुब्ध थे। तो उनकी इस क्षुब्धता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और तीन-कठिया प्रथा को समाप्त करवाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। यह भी दोस्तों पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है प्रारंभिक परीक्षा में कि पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल कब किसके समर्थन में किया है? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो खेड़ा में उन्होंने कर नहीं आंदोलन चलाया था। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। काफ़ी प्रचलित आंदोलन रहा यह महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। और आपको पता ही होगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भारत के महान नेता लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। तो इसलिए याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। याद करने में आसानी होगी क्योंकि तारीख 19 ही है, वर्ष भी 19 है, ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट क्या था दोस्तों? एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। यानी कि तानाशाही प्रथा थी। प्रशासन जिसे चाहता उसे गिरफ्तार कर लेता, उसके साथ कोई भी बर्ताव कर सकता था। यही था रॉलेट एक्ट दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। और यह हत्याकांड क्यों हुआ दोस्तों? आप जानते हैं, जो सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाले बाग में एक सभा बुलाई गई थी। और जनरल ओ डायर को जैसे ही यह पता चला, उन्होंने जलियांवाला बाग में अंधाधुन फायरिंग करवा दी, जिससे कई लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी जानते हैं जनरल ओ डायर ने।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। तो यह किसके विरोध में था दोस्तों? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा के कारण। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? अगर देखा जाए सरकारी रिपोर्ट तो उसके अनुसार 379 लोग मारे गए, पर कांग्रेस समिति मानती है कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। आंकड़ा कोई क्लियर नहीं है दोस्तों। माना जाता है कि अभी भी देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग की जो मिट्टी है वह लाल रंग में लिपटी हुई है, यानी कि काफ़ी खून बहा था। तो यह कहना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो आप जानते हैं हंसराज। ये वही है जिन्होंने यह सूचना दी कि जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। इन्हीं के एक प्रकार से कह सकते हैं, इन्होंने ही एक जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को जाकर बताया कि जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई है और ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई। अगला है दोस्तों, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो आप सभी जानते हैं शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद का गठन हुआ था उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित किया? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठित हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो सदस्य गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो सिर्फ 3 भारतीय ही थे उस जांच समिति में जो लॉर्ड हंटर के द्वारा गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आयोग गठित किया? तो मदन मोहन मालवीय। किसके नेतृत्व में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आयोग गठित हुआ था कांग्रेस के द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला बाग एक जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी दोस्तों, जिसका जलियांवाला बाग था, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो जो खिलाफत आंदोलन था वह मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था, विशेषकर कि ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित वे समस्त प्रश्न जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।